आप सभी को नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा वाला जो बुक है उसे प्रस्तर युग, इसका जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 प्रस्तर युग आदि मानव, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसे स्टोन एज कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी कितना पुराना है। 400 वर्षों से अधिक पुरानी है। मैंने इसमें वही चीज़ लिखा है जो एनसीईआरटी के जो बुक है राम शरण शर्मा वाला एनसीईआरटी के, उसमें जो दिया हुआ है मैंने बस उसे ही लिखा है इसमें। और इसकी परत के जो विकास हैं ये चार अवस्थाओं में बताया गया है। इसके इवोल्यूशन के जो कितनी अवस्था है, चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था में क्या है? प्लाईस्टोसीन या अतिनूतन, होलोसीन, अद्यतन। ये जो है प्लाईस्टोसीन, ये 20 लाख से 10,000 के वर्ष के बीच है। और होलोसीन जो है 10,000 से आज तक के बीच है। इसमें जो है प्लाईस्टोसीन जो अतिनूतन है, इसमें क्या सब पाया गया है? प्लास्टोसीन काल में मानव का जो धरती पर प्लास्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ। और इसी समय मतलब अतिनूतन काल प्लाईस्टोसीन काल में ही जो 20 लाख से 10,000 वर्ष के बीच है, इसी में गाय, हाथी और घोड़ा का भी जन्म हुआ। मतलब घोड़ा, ये सब का भी उद्भव हुआ। और ये सब चीज़ और इसका उद्भव हुआ। और जो अफ्रीका में जो है, ये अफ्रीका में ये सब 26 लाख वर्ष पहले हो चुके थे। यानी कि अफ्रीका में जब माना जाता है प्लास्टोसीन काल में मानव का धरती पर आरंभ हुआ। और अफ्रीका में जो है ये सब क्या हुआ था, 26 लाख वर्ष पहले हो चुका था। हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे। आदि मानव जो है वो भारत में बाद में आए। पहले अफ्रीका में आए थे और भारत में, ये बाद में क्या हुआ, भारत में आए। और इसके जो जीवाश्म है, आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले। प्राचीनतम अस्तित्व के आधार पर ग्लेशिएशन काल मतलब द्वितीय हिमावर्तन काल जो है, इसमें पत्थर के औजारों से पता चला है। इसके औजार कितने में मिले हैं? 2,50,000 BC। और उस समय जो था, उस समय औजार कैसे मिलते थे? तो औजार अनगढ़, अपरिकृष्ट, ये सब औजारों का उपयोग किया जाता था। ये जो अनगढ़, अपरिकृष्ट औजार जो हैं ये पूरे देश में मिलते थे। लेकिन सिंधु, गंगा, यमुना के कछारी मैदान को छोड़कर अनगढ़, अपरिकृष्ट जो औजार मिलते थे उस समय, ये औजार पूरे देश में मिलते थे। लेकिन किन जगहों पर नहीं मिलते थे? तो सिंधु, गंगा, यमुना के कछारी मैदानों में ये नहीं मिलते थे। और उस समय के आदि मानव क्या करते थे? शिकार करते थे, पेड़ काटते थे। खाद्य कठिनाई से उपलब्ध होता था। उस समय के लोगों को, जो आदि मानव थे, खाद्य वो लोग को बहुत कठिनाई से उपलब्ध होता था। लेकिन वो लोग शिकार करते थे, पेड़ काटना जानते थे, पेड़ काटते थे, खेती करना जानते थे। वो लोग शिकार करते थे, खाद्य कठिनाई से उपलब्ध होता था, लेकिन खेती करना और घर बनाना नहीं जानते थे। और ये जो अवस्था है कब तक चली? ये अवस्था 9,000 BC तक बनी रही। बोरी एक जगह है महाराष्ट्र में बोरी नाम का एक जगह है। वहाँ पे जो है मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व बताई गई है। मतलब मानव की जो उपस्थिति है यहाँ पे बताया गया है कि वो 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र के बोरी में। ये कुछ फैक्ट के जैसा है, मैंने लिखा है, तो आप लोग इस नोट्स को अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर इसे याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आरंभिक पाषाण या निम्न पूरा पाषाण और मध्य पाषाण
मध्य पुरापाषाण और ऊपरी पुरापाषाण। और ये जो आरंभिक निम्न पुरापाषाण जो है वो 5 लाख से 50,000 वर्ष तक है। और मध्य पाषाण जो मिडिल पुरापाषाण है 50,000 से 40,000 है। और ये 40,000 से ऊपरी पाषाण जो अपर पाषाण है पुरापाषाण, ये 40,000 से 1,000 BC तक है। और इसमें क्या क्या सब हुआ ये हम लोग देखते हैं। से आरंभिक पाषाण या आरंभिक पुरापाषाण या निम्न पुरापाषाण काल में क्या सब हुआ। इसमें बर्फ एज आया, आइस एज है ना। सोहन नदी घाटी, कश्मीर और थार मरुस्थल में भी कई स्थल मिले हैं। मतलब कश्मीर और थार मरुस्थल के भी कई स्थल मिले हैं इस काल में, आरंभिक पुरापाषाण काल में। अब हम लोग देखेंगे आरंभिक पुरापाषाण के जो थे औजार, इसके औजार टूल्स क्या सब थे। बेलन घाटी जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का, दिदवाना राजस्थान, और भीमबेटका मध्य प्रदेश का भोपाल है ना। बेलन घाटी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, दिदवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल। और ये दिदवाना जो क्षेत्र है वो 1 लाख BC बताया गया है। और शैलाश्रयों का उपयोग करते थे। शैलाश्रय किसी कहते थे, शैलाश्रय जो होता था ना एक बसेरा जैसा बना के रहता था जो ऋतुकालिक में बसेरे के रूप में इसका उपयोग करते थे रहने के लिए। शैलाश्रय, शैल का आश्रय है ना, उसका एक घर जैसा बनाया जाता था बसेरे के रूप में, ऋतुकालिक बसेरे के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और इस समय के जो थे हैंड एक्स, विदर्नी, क्लीवर इसको कहा जाता था, खड़क, चॉपर, ये सब का उपयोग करते थे। और ये जो है सेकेंड इंटरग्लेशिएशन के समय के जमाव से मिले हैं। इसी अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। इस अवधि में क्या हुआ था, जलवायु में नमी कम हो गई थी। किस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी, तो ये अवधि है कौन सा भी हम लोग देख रहे थे, आरंभिक पुरापाषाण, आरंभिक या निम्न पुरापाषाण जो 5 लाख से 50,000 BC तक है। अब हम लोग देखेंगे मध्य पुरापाषाण। मध्य पुरापाषाण में क्या हुआ था, यह स्थल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां अर्ली पुरापाषाण या इसको पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं कि स्थल मिले हैं। बटिकाश्म बोलते थे। पत्थर के गोली से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। इसका जो ये मध्य पुरापाषाण जो हुआ है इस समय थर्ड हिमालयन ग्लेशिएशन यानी तीसरा हिमावर्तन काल था इस समय। और इस समय के जो शिल्प सामग्री जो क्राफ्ट थे इस समय का, ये क्या था, शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कहाँ पे पाए गए। इस समय के जो सामग्री थे कहाँ पे पाए गए, शिल्प सामग्री ये पाए गए नर्मदा नदी घाटी के किनारे कई स्थानों पे और तुंगभद्रा में। एक तो नर्मदा नदी घाटी के किनारे और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती भाग में पाए गए। और औजार क्या था इस समय का, औजार था फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये सब औजार था। और उद्योग क्या थे, मध्य पुरापाषाण काल के समय जो उद्योग थे, उद्योग यहाँ का मुख्यतः पत्थर की पपरी से बनी वस्तुओं का था, है ना। किस चीज़ से बना होता था, पत्थर का बना होता था, पत्थर की पपरी का। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, ऊपरी पुरापाषाण। अब हम लोग ऊपरी पुरापाषाण या अपर पाषाण देखेंगे। अपर पुरापाषाण जो 4,000 से 10,000 BC तक है। इस समय में क्या हुआ था, आर्द्रता जो है कम हो गई थी, है ना। आर्द्रता कम हो गई थी, क्लाइमेट वार्म हो गया था, जलवायु गर्म हो गई थी। और इसी समय जो है होमो सेपियंस का उदय हुआ था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP, UP, बिहार, इस समय इसका उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था, इसी का फलक ब्लेड से, ब्यूरिन से। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, UP, बिहार।
गुफा होता था, गुफा वही अभी जो हम लोगों ने देखा था आरंभिक पुरापाषाण काल के समय में जो बनाया जाता था शैलाश्रय से, मतलब पत्थर के आश्रय एक तरह से समझिए बनाया जाता था। उस समय ऋतुकालिक बसेरे के रूप में बनाया जाता था। तो ये कहाँ पे है, ये भीमबेटका। सिंधु गंगा के कछारी मैदानों में नहीं पाए गए। ऊपरी पुरापाषाण काल जो था, ऊपरी पुरापाषाण यानी अपर पुरापाषाण, ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के कछारी भागों में नहीं पाए गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट हैं। पुरापाषाण और मध्यपाषाण के लोग चित्र बनाते थे। अगर एग्ज़ाम में पूछ देते हैं इस तरह के स्टेटमेंट, कभी यूपीएससी में ज़्यादातर पूछते हैं, जैसे कि पुरापाषाण और मध्यपाषाण के लोग चित्र बनाना नहीं जानते थे, इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं कि चित्र बनाना नहीं जानते थे, और दूसरा देंगे चित्र बनाना जानते थे। तो सही क्या होगा, चित्र बनाना जानते थे। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 भी बना सकते हैं। पुरापाषाण और मध्यपाषाण के लोग चित्र बनाना जानते थे। तो आप अगर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो समझ सकते हो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ वहाँ से फैक्ट निकाल के लिखा है। पर्चिंग पक्षी होता था उस समय, है ना। पर्चिंग पक्षी जो वो क्या करते थे, वो अनाज पर ही निर्भर रहते थे, अनाज पर ही जीते थे, और इसके चित्र नहीं बनाए गए हैं। इस पक्षी के जो है पर्चिंग पक्षी के चित्र नहीं बनाए गए थे, और ये पक्षी जो है अनाज पर जीते थे, मतलब ये अनाज खाते थे। बेलन घाटी में विंध्यन पर्वत के उत्तरी छोर पर पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं पाई गई हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुरापाषाण काल के तीनों अवस्थाएं कहाँ पाई गई हैं। पुरापाषाण काल के तीनों अवस्थाएं कहाँ पे पाई गई हैं? बेलन घाटी के विंध्यन पर्वत के उत्तरी छोर पर और नर्मदा घाटी के मध्य भाग में भी पाए गए हैं। बेलन घाटी के उत्तरी छोर पर, बेलन घाटी में विंध्यन पर्वत के उत्तरी छोर पर पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं पाई गई हैं, और नर्मदा घाटी के मध्य भाग में भी पाए गए हैं। और लौह युग का आरंभ कब हुआ है? तो 1000 BC। लौह युग का आरंभ कब हुआ है? 1000 BC लौह युग का आरंभ हुआ है। अब हम लोग देखेंगे मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ है, इस स्थल पर बस्ती जो है, बस्ती का जो बनना आरंभ हुआ। कब बस्ती का बनना आरंभ हुआ? ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्द के आरंभ में 500 वर्षों तक रही। यहाँ पे जो बस्ती का मध्यपाषाण काल में लोग बस्ती बना के जो रहने लगे थे, ये 5000 वर्षों तक रहा था। ये 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में हुआ था। अच्छे से समझते हैं कि मध्यपाषाण युग जो हुआ, स्टार्ट हुआ, इसका जो आरंभ हुआ, कैसे आरंभ हुआ? इसका जो आरंभ हुआ कि ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 9000 BC के साथ, और उसके आसपास जो हिम युग था उसके भी अंत के साथ मध्यपाषाण युग का आरंभ हुआ। और इस समय जो है क्लाइमेट क्या हुआ था? गर्म और शुष्क हो गया था। उस समय की जलवायु गर्म और शुष्क हो गया था, है ना। और यहाँ पे जो है ना पौधे का जो मतलब प्लैनेट जो होता है ना, अराउंड 7000 से 6000 BC के आसपास पौधे का मतलब उद्भव हुआ था, पौधे उगा था। वहाँ पे सांभर झील के जमाव के वजह से देखा गया था। आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ कहाँ? MP में है, और बागोर राजस्थान। यहाँ पे जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब मध्यपाषाण काल के समय जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, हाँ ये 2 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल में मिला है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्यपाषाण काल में मिला है, 5000 BC के आसपास का समय था। और ये कहाँ पे मिला है? तो MP के आदमगढ़
और राजस्थान के बागौर में। एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और किस काल में मिला है? तो मध्यपाषाण काल में मिला है। इसमें से और भी बहुत चीज़ है। ये लोग कैसे होते थे? ये लोग जो होते थे आखेटक और पशुपालक होते थे, है ना, आखेटक और पशुपालक होते थे। और इसका जो काल है कब तक ये रहा? मध्यपाषाण काल जो है 9000 BC से 4000 BC तक बना रहा। मध्यपाषाण काल कब तक रहा? 9000 BC से 4000 BC तक रहा। और इस समय के लोग जो होते थे आखेटक और पशुपालक होते थे। मध्यपाषाण काल में जो है यह मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग के संक्रमण का काल था, है ना। ये जो मध्यपाषाण युग जो है ये मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग के संक्रमण का काल था, यानी कि उसके बीच का काल था। नवपाषाण युग और मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। और इस समय जो है ना कुछ उत्खनन हुआ था। उत्खनन राजस्थान में बागौर स्थल का उत्खनन हुआ था। बागौर स्थल, राजस्थान के बागौर स्थल का उत्खनन हुआ था, जो दक्षिण में दक्षिणी यूपी का मध्य एवं पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में ये सब जो हुआ था, ये सब क्या था? मध्यपाषाण काल के स्थल था। ये सब मध्यपाषाण काल का स्थल था। कौन सा? राजस्थान के बागौर, दक्षिणी यूपी, मध्य एवं पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में जो स्थान था, ये सब मध्यपाषाण काल के स्थल थे। मध्यपाषाण काल में और क्या होता था? माइक्रोलिथ्स होता था। माइक्रोलिथ्स मतलब सूक्ष्म पाषाण, पत्थर के छोटे औजार होते थे उस समय, है ना। मध्यपाषाण माइक्रोलिथ का जो विकास हुआ था, ये सूक्ष्म मतलब पत्थर के छोटे छोटे औजार का जो बनना, ये मध्यपाषाण काल में ही हुआ था। मतलब स्टोन का जो है ना स्मॉल टूल्स बनाया जाता था। अब हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज देखेंगे। इस समय क्या होता था? इस समय के लोग मतलब खाद्य उत्पादक लोग थे, है ना, खाद्य उत्पादक लोग थे। और ये स्टार्ट कब हुआ था वर्ल्ड में, दुनिया में? नवपाषाण काल जो है ना ये 9000 BC में ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे BC है। 7000 BC के आसपास एक जगह था मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ जो था वो अभी बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान, वहाँ पे एक जगह है मेहरगढ़। 7000 BC के आसपास इस जगह का पता लगा। और यहाँ का जो लोग थे, यहाँ के लोग अधिक उन्नत थे। अधिक उन्नत क्यों थे? क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना गेहूँ, जौ, ये सब उपजाना जानते थे। गेहूँ, जौ, रुई ये सब उपजाते थे। और मेहरगढ़ के जो लोग थे ये कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। कैसे घरों में रहते थे? ये कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। यहाँ के जो लोग थे नवपाषाण काल में, लोग जो हैं पॉलिशदार पत्थर के औजार बनाना सीख गए थे। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो क्या करते थे? पॉलिशदार पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। मतलब पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे ये लोग। पत्थर के कुल्हाड़ी, उसको पॉलिश करके पॉलिशदार पत्थर के कुल्हाड़ी बनाना सीख गए थे। और इस समय जो है विंध्यन पर्वत के उत्तरी भागों में पाए गए कुछ नवपाषाण स्थल जो 5000 BC तक पुराना बताया गया है। मतलब ये जो नवपाषाण स्थल है कहाँ पे और पाया गया? विंध्यन पर्वत के उत्तरी भागों में पाए गए कुछ नवपाषाण स्थल 5000 BC तक पुराना बताया गया है ना। 5000 BC तक पुराना बताया गया है। कहाँ पे? विंध्यन पर्वत के उत्तरी भागों में कुछ नवपाषाण स्थल पाए गए जो 5000 BC तक, 5000 ईसा पूर्व पुराना बताया गया। और नवपाषाण काल में क्या होता था कि नवपाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो 7000 BC बताई गई है। नवपाषाण युग की बस्तियों को 7000 BC बताया गया है।
नवपाषाण बस्तियां जो है 2500 BC से अधिक पुरानी नहीं मानी गई है, नहीं है। मतलब माना गया है, बताया गया है कि नवपाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। दक्षिण पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 BC के हैं। मतलब नवपाषाण युग के जो स्थल हैं वो दक्षिण पूर्वी भाग जो है वहाँ पे 1000 BC तक ही बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं चिरांद। चिरांद कहाँ है? चिरांद जो बिहार में है ना। चिरांद कहाँ है? चिरांद जगह है बिहार में, एक जगह है जो जो कहाँ पे है ये? अब हम लोग देखेंगे चिरांद। चिरांद बिहार में एक जगह है। कहाँ पे है बिहार में? ये गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम है। ये चिरांद नाम का जो जगह है वो पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो है चिरांद में भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा मतलब स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण मिले हैं, है ना। जैसे में कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ वाला देता है, केवल वाला देता है, तो अधिकतर उसका आंसर नहीं होता, लेकिन हमेशा वो गलत नहीं होता है। जैसे भारत में सिर्फ अगर दे दिया कि भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये मतलब सही है कि भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। और वो ऑप्शन घुमा के भी दे सकते हैं कि भारत में मतलब चिरांद वो स्थान नहीं है, है ना, ऐसा दे सकते हैं, लेकिन चिरांद ही ये स्थान है। तो ये मतलब इस तरह से आप इसको क्वेश्चन का ऑप्शन बना सकते हैं, ये सही है। और चिरांद में क्या था कि यहाँ के उपकरण हीरे के सींगों के हैं। चिरांद में जो उपकरण है किसका है? हिरण के सींगों के हैं। परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के उपकरण हीरे के सींगों के हैं, ठीक है। परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। और चिरांद के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं। चिरांद जो है गंगा, सोन, गंडक, घाघरा ये 4 नदियों के संगम स्थल में था। और ये 4 नदियों के संगम स्थल होने के कारण यहाँ की ज़मीन जो है खुली ज़मीन उपलब्ध थी। कौन से 4 नदियाँ थे? कौन से 4 नदियाँ? गंगा, सोन, गंडक, घाघरा। और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि ये पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम है। और यहाँ पे जो है ना स्टोन टूल्स का अभाव है। यहाँ पे पत्थर के जो औजार होते हैं इसका अभाव है, क्योंकि यहाँ पे हड्डियों के औजार ज़्यादा मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण युग के जो निवासी थे इसके 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कौन सा 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे? तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र थे। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण। पहले हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्व को देखते हैं। उत्तर पूर्व में क्या है? यहाँ के औजारों में वक्र धार की आयताकार कुल्हाड़ी थी। मतलब कुल्हाड़ी के आधार पर नवपाषाण युग के निवासियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तो उस क्षेत्र में से एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ के जो औजार थे ना, यहाँ के औजार वक्र धार की आयताकार कुल्हाड़ी होता था। वक्राकार इसका धार होता था और आयताकार कुल्हाड़ी होता था। और वहाँ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो कुल्हाड़ियाँ होते थे, ये कैसे कुल्हाड़ी होता था? पॉलिशदार कुल्हाड़ी होता था और आयताकार दस्ता लगा रहता था। इसमें पॉलिशदार होने के साथ साथ आयताकार क्या होता था? दस्ता लगा रहता था। कंधेदार खंतियाँ, शोल्डर्स ये सब होता था, स्कंधियाँ ये सभी लगी होती थी। कहाँ पे? तो उत्तर पूर्वी में।
और दक्षिण में क्या होता था, दक्षिण क्षेत्र की जो कुल्हाड़ी होती थी, दक्षिण क्षेत्र की कुल्हाड़ियाँ कैसी होती थी, यहाँ की जो कुल्हाड़ी होती थी ना दक्षिण क्षेत्र के, यहाँ की कुल्हाड़ियों की बगले जो है अंडाकार और उसका हत्था नोकीला रहता था। अब हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में क्या था, वहाँ की जो विशेषताएं क्या थी, वहाँ का लोग कैसे औजार बनाते थे। ये कश्मीर के नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं यहाँ पे। उत्तर पश्चिम में जो है कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे गर्तावास। गर्तावास क्या होता था, गर्तावास गड्ढा का घर होता है। गर्तावास गड्ढा घर। मृदभांड की विविधता होती थी यहाँ पे। पत्थर तथा हड्डी के औजार का प्रयोग होता था यहाँ पे। क्या ये उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, यहाँ पे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषता पाए गए। गर्तावास गड्ढा का घर पाया गया। मृदभांड की विविधता थी यहाँ पे, और पत्थर तथा हड्डी के औजारों का प्रयोग होता था। और इसमें जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव था। क्वेश्चन दे सकता है, नवपाषाण संस्कृति के उत्तर पश्चिम वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सूक्ष्म पाषाण का अभाव नहीं था, या सूक्ष्म पाषाण जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, ऐसे घुमा के दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव था। बुर्ज होम, ये मतलब कई बार एग्ज़ाम में देखे हैं, पूछा हुआ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बुर्ज होम के बारे में दे दिया कि एक मतलब कैसा है स्थान है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या होता है इसमें। तो ये बुर्ज का एक वृक्ष है, बुर्ज होम का एक स्थान है यहाँ पे, है ना, वृक्ष का एक स्थान है। ये कहाँ पे है, तो श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। बुर्ज होम कहाँ पे है, श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे रूख रेत धूसर मृदभांड का प्रयोग करते हैं। कैसे मृदभांड का प्रयोग करते हैं, तो रूखा धूसर मृदभांड का प्रयोग करते हैं। वे खेती से परिचित थे। यहाँ के जो लोग थे, उत्तरी पश्चिमी नवपाषाण काल के क्षेत्र के जो लोग थे, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के, वे लोग खेती से क्या थे, परिचित थे। और एक आता है ना गुफ कराल। गुफ कराल क्या होता है, गुफ कराल को कुलाल की गुहा या फिर कुम्हार की गुहा बोल सकते हैं। कुम्हार की गुहा कहते हैं गुफ कराल को। और गुफ कराल मतलब यहाँ के जो लोग थे ना, ये कृषि भी जानते थे और पशुपालन भी, कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ न्योलिथिक एज। नवपाषाण काल के जो दूसरा समूह था, वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। गोदावरी नदी के दक्षिण में रहते थे। और इस ग्रुप के जो लोग थे, नदी किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों या पठारों में बसते थे। नदी किनारे कौन से, ग्रेनाइट की पहाड़ियों में, ग्रेनाइट की पहाड़ियों में, और गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। और यहाँ पे लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते थे, स्टोन एक्स एंड स्टोन फलक का प्रयोग करते थे। अनाज पैदा करना जानते थे, है ना, ये लोग क्या करते थे, अनाज पैदा करना जानते थे। और सिलवट्टे का प्रयोग करते थे, जो हम लोग कुछ समय पहले लोग सिलवट्टा में कुछ पीसते वगैरह थे ना, तो ये लोग जानते थे, सिलवट्टे का उपयोग करते थे। अनाज पैदा करना जानते थे। कौन से लोग, नवपाषाण काल के दूसरे समूह के जो लोग हैं, ये लोग। और क्या करते थे, पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ बनाते थे, मतलब इसको फिगरिन्स कहा जाता था। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन दे दिया फिगरिन्स किसे कहते हैं, कुछ ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, पकी मिट्टी की मूर्ति, या फिर पत्थर के मूर्ति, ये भी ऑप्शन दे सकते हैं, पत्थर की बनी कोई औजार, तो फिगरिन्स कहते थे। पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ को फिगरिन्स कहते थे। किसे कहते थे, पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ को फिगरिन्स। बहुत से जो जानवर होते थे ना, वहाँ पाले जाते थे। कौन से जानवर पाले जाते थे, पालतू होते थे जानवर, पाले जाते थे बहुत सारे,
तो उसमें से गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सब जानवर होते थे। अब हम लोग देखेंगे असम, मतलब कुछ एरिया जो है ना असम हिल्स से जुड़ा हुआ है। ये लोग वहाँ पे रहते थे, जो गारो हिल्स ऑफ मेघालयस ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। विंध्यन के उत्तर में उत्तरी प्रदेश, विंध्यन के उत्तर में उत्तर प्रदेश यानी मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद में इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो है ना नवपाषाण काल के कई स्थल पाए गए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोग जो हैं चावल के बारे में इन्हें ईसा पूर्व 6वीं सहस्त्राब्दी में ही चावल का उत्पादन कैसे किया जाता था इसका ज्ञान हो गया था इलाहाबाद के लोगों को। यहाँ पे नवपाषाण काल के कई स्थल पाए गए हैं। कुछ चीज़ें यहाँ ऊपर में देख लेते हैं। उत्खनन वाला क्षेत्र स्थल है ये जो असम हिल्स हैं, असम हिल्स के जो 3rd एरिया हिल्स ऑफ असम, यहाँ के जो है ना यहाँ पे उत्खनन वाला स्थल है ये। जैसे कर्नाटक में कौन सा जगह है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, शंगेनकुल्लू, टी नरसीपुर, टेक्कलकोट। अजीब नाम है लोग का। ये सब जो उत्खनन वाला स्थल है, जैसे कर्नाटक, ये सारा ये जो अभी हम पढ़े ये कर्नाटक में कौन कौन सब है, जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, शंगेनकल्लू, टी नरसीपुर और तेक्कलकोट, ये जो है कर्नाटक में ये सब। और पिकलीहल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पिकलीहल में क्या है कि यहाँ के निवासी पशुपालक थे। पिकलीहल के बारे में अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसे एक क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ के निवासी क्या थे, पशुपालक थे। क्या कौन सा पशु मतलब के बारे में जानकारी था, गाय, बैल, बकरी, भेड़, ये सब के बारे में जानते थे। और राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा है यूपीएससी के सेट में, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन था कि राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं, उस जगह का नाम ऑप्शन में कुछ मैं क्वेश्चन देख के एमसीक्यू बनाऊंगी तो मैं वो क्वेश्चन ज़रूर लगाऊंगी। तो पिकलीहल स्थान का नाम था, जैसे उसमें दिया हुआ था राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। कहाँ मिले हैं, तो पिकलीहल में मिले हैं। आप यहीं से 2 ऑप्शन बना सकते हैं कि पिकलीहल के लोग पशुपालक थे या राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं, तो दोनों ऑप्शन सही होगा। और तमिलनाडु में कौन सा स्थान है, तमिलनाडु में स्थान है पयमपल्ली। तमिलनाडु का कौन सा स्थान है, पयमपल्ली। आंध्र प्रदेश में उतनूर, आंध्र प्रदेश का उतनूर और तमिलनाडु का पयमपल्ली। ये सारे स्थल जो हैं उत्खनन वाला क्षेत्र है ये सभी। तमिलनाडु में पयमपल्ली, आंध्र प्रदेश में उतनूर। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था जो है 2000 बीसी से 1000 बीसी तक जारी रही। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था कब से कब तक रही, तो 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जारी रही। और नियोलिथिक एज के लोग जो हैं वो क्या थे, सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पुराने कृषक समुदाय के जो लोग थे किस युग एज से थे, मध्य पाषाण काल दे सकता है, पूरा पाषाण दे सकता है, नवपाषाण दे सकता है ऑप्शन में। तो इस कहाँ के लोग थे, सबसे पुराने कृषक समुदाय माने जाते हैं, तो नवपाषाण काल के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग क्या उगाना जानते थे, रागी और कुल्थी पैदा करते थे, है ना।
सरकंडे होता था। सरकंडे मिट्टी के गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। ये लोग जो है कैसे घरों में रहते थे? मिट्टी के गोलाकार और आयताकार दोनों तरह के घरों में रहते थे। इसको सरकंडे भी बोला जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लोग जो है ना, संपत्ति का स्वामित्व सामुदायिक होता था। संपत्ति का कोई एक इसका मालिक नहीं होता था। संपत्ति पर जो अधिकार होता था वो सामुदायिक होता था। संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। और सर्वप्रथम कुंभकारी इसी अवस्था में दिखाई दी। किस अवस्था में? नवपाषाण अवस्था में। क्या दिखाई दी? कुंभकारी। नौ हजार बीसी से 3000 बीसी के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में तकनीकी प्रगति हुई। पश्चिम एशिया में तकनीकी प्रगति कब की गई? 9000 बीसी और 3000 बीसी के बीच की अवधि में। लोगों ने खेती, ये लोग मतलब क्या विकास हुआ? कौन से तकनीकी जाना? तकनीकी का प्रयोग किया। तो कौन सा तकनीकी का प्रयोग किया? मतलब पश्चिम एशिया के लोगों ने 9000 बीसी से 3000 बीसी के बीच। तो ये लोग क्या करना सीखे? खेती करना सीखे, बुनाई करना सीखे, कुंभकारी सीखे, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन, ये सब चीज़ों में ये लोग अपने आप को विकसित किए। ये सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका कौशल विकसित किया। किसका? खेती का, बुनाई का, कुंभकारी का, भवन निर्माण का, पशुपालन का, लेखन कला का। और भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग कब आरंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूँ, जौ के कई महत्वपूर्ण फसलें इसी अवधि में उगाई गई। किस अवधि में उगाई गई? नवपाषाण युग में। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूँ, जौ और कई महत्वपूर्ण फसलें इसी अवधि में उगाई गई। और दूसरा है कि मानव जो है सभ्यता के द्वार पे पांव रखा, है ना। कहा जाता है कि मानव जो है सभ्यता के द्वार पे पांव रखा, मतलब खेती करना जान गए, पशुपालन करना जान गए और मतलब सही ढंग से लोग रहने लगे। तो इसका मतलब हुआ कि मानव जो है सभ्यता के द्वार पे प्रवेश किया, यानी कि मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा। किस काल में? नवपाषाण काल में मानव सभ्यता के द्वार पे पांव रखा। तो यहीं तक के ये क्लास है आज का। मैंने पूरे चैप्टर को जो भी किताब में दिया रखा है उसको अच्छे से यहाँ पे नोट्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने जैसे नोट्स बनाया है आप लोग भी वैसे बना सकते हैं। एग्ज़ाम के समय रिवीजन कर सकते हैं। जैसे बुक को पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा रिवीजन में दिक्कत आएगी। अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। क्लास अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। राधे कृष्ण।